Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are up with the preparation of DBT GRF examination. So, I am here with the day 4 of the free BET crash course that is going on at bio.com. I have already published the day 1, 2 and day 3 video at my channel. अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, so I will provide the link of those videos in the I button as well as in the description box. So you can check it out from there. एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस से आपको थोड़ा भी बेनिफिट होता है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट यू विल बी नोटिफाइड whenever I will upload any kind of video or shorts, and please watch till the end. So the first question says that the major difference between hormones that have intracellular receptor and those that have cell membrane receptors is that the former is usually. So basically this question is from the cell signaling portion और वहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस उठते हैं. फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि किस टाइप का रिसेप्टर होता है, एंड लिगैंड्स पे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे कि GPCR के कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन से लिगैंड्स होते हैं, प्रोटीन टायरोसिन काइनेज के कौन कौन से होते हैं. ये सारे पाथवे पे छोटे मोटे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा गया है कि इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है. तो अगर हम बात करें कि जो सेल सरफेस हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सटर्नली बाइंड करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल लिगैंड से बाइंड करते हैं, और अगर हम बात करें इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की तो वो हमेशा हाइड्रोफोबिक लिगैंड्स को बाइंड करते हैं. इसीलिए जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं इट कन्वर्ट्स द आउटसाइड सिग्नल टू अ पर्टिकुलर इंट्रासेल्युलर सिग्नल, वेयरएज इंट्रासेल्युलर डू नॉट हैव सच कन्वर्जन्स. कुछ इफ वी कंपेयर द केमिकल नेचर ऑफ द हॉर्मोन्स ऑफ इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर एंड सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, तो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर होते हैं उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो लिपोफिलिक होते हैं. इट मीन्स दे आर लिपिड लविंग, इट मीन्स दे आर हाइड्रोफोबिक. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिक. तो अगर हम लोग बात करें सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की, तो जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के हॉर्मोन्स होते हैं वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक होते हैं. एंड क्योंकि वो एक्सटर्नली, उनका रिसेप्टर एक्सटर्नल साइड है, तो एक्सटर्नल है तो वो बिल्कुल एक्वस एनवायरनमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं. इसीलिए हाइड्रोफिलिक हॉर्मोन्स बेसिकली बाइंड टू अ रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल, और उसके बाद फिर उसका फंक्शन वो ऑल्टर करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस CSIR के B पार्ट में भी आते हैं, और ये तो खैर DBT का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो रिसेप्टर्स और जो हॉर्मोन्स के क्वेश्चन है डिफरेंसेस केमिकल नेचर का, ये क्वेश्चन हर बार बहुत बार पूछा गया और इसी चीज़ को घुमा घुमा के पूछा गया है. तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी सा बता देती हूँ कि हमें पता है कि इंटरनली अगर कोई चीज़ रहती है इट मीन्स कि वो वाटर हीटिंग है, वो वाटर रिपेलिंग है, वो क्या है? हाइड्रोफोबिक है. तो जितने भी इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं उनके सारे हॉर्मोन्स हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी कि दे विल बी लिपोफिलिक. और जितने भी हॉर्मोन्स बाहर के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर से, क्योंकि वो बाहर हैं तो वो एक्वस एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आएंगे, इसीलिए उनका नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक. तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक रिसेप्टर्स, हाइड्रोफोबिक hormones will bind to the intracellular receptor and hydrophilic hormones will bind to the cell membrane receptor. इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, दैट इज स्टैटिन्स इनहिबिट बायोसिंथेसिस ऑफ. स्टैटिन किस चीज़ का जो सिंथेसिस है उसे प्रिवेंट करता है, उसे इनहिबिट करता है. तो ऑप्शंस जो हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, सेरोटोनिन और कोलेस्ट्रॉल. तो अगर आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो भी आपको पता होगा स्टैटिन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो क्या करता है? इट एक्ट एज अ इनहिबिटर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल. अब अगर बात करें कि स्टैटिन कैसे इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, so basically statin inhibits the 3-hydroxy 3-methyl glutaryl coenzyme A, which is known as HMG coenzyme A reductase,
जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। अगर हम लोग बात करें कि स्टैटिन कैसे इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को, सो जो स्टैटिन है वो इनहिबिटर होता है एक एंजाइम का जो कि है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज विच इज़ नोन एज 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। इसी की एंजाइम को स्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है, और इसीलिए फिर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस रुक जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग भी है जो कि बहुत ज़्यादा मेडिकल इंपॉर्टेंस रखता है। और आपको ये एंजाइम का नाम याद रखना है कि कौन से पर्टिकुलरली एंजाइम को ये ब्लॉक करता है, ताकि जो सिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल का वो अल्टीमेटली रुक जाए। तो आपको हमेशा की एंजाइम को याद रखना होगा कि कोई भी ड्रग अगर काम कर रहा है तो वो किस फैक्टर को जाके प्रिवेंट कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, या किस की एंजाइम को जाके रोक रहा है, ताकि वो जो फाइनल प्रोडक्ट है या फाइनल स्टेप है वो मत हो। तो आपको वही वाली चीज़ याद रखनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट, और इंस्ट्रूमेंटेशन में भी किस पोर्शन से पूछा गया है, प्रोटीन पार्ट से है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो सकती है और कौन सी टेक्निक नहीं यूज़ होती है। सो बेसिकली द क्वेश्चन सेज दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय। आपको हमेशा इन एक्सट्रीम शब्दों को ध्यान में रखना है, जैसे विथ, विदाउट, कैन नॉट, नॉट, ये सब चीज़ पे हमेशा एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग गलत या सही हो सकता है। इसमें ये बोला है कि किस टेक्निक से प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है। सो जो पहला है वो है माल्दी-टॉफ, दैट इज़ मैट्रिक्स असिस्टेड लेज़र डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन टाइम ऑफ फ्लाइट। द नेक्स्ट वन इज़ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, थर्ड वन इज़ क्रोमेटोफोकसिंग, एंड फाइनली जो बहुत कॉमन है SDS पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इन सभी ऑप्शंस में से आई गेस आप लोग सबके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो माल्दी है वो थोड़ा सा हम नहीं जानते, तो इस ऑप्शन में हम लोग इन सबको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। इनमें से जो माल्दी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है। इसमें मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा होता है, और उसी टेक्निक से ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंटेशन है जो कि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यूज़ किया जाता है हैवी मॉलिक्यूल्स का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है माल्दी को। तो माल्दी तो ऑप्शन नहीं होगा। और इनमें से जो लास्ट ऑप्शन है SDS पेज, वो तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एनायनिक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। हमें पता है कि प्रोटीन में न्यूमरस अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो सबसे पहले एनायनिक डिटर्जेंट का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि क्या हो, प्रोटीन में ओवरऑल नेट नेगेटिव चार्ज आ जाए, ताकि क्या हो, चार्ज के बेसिस पर उसमें कोई भी हिंड्रेंस ना हो। सब में चार्ज क्या होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है, और वो क्या होता है, सारे लीनियर हो जाते हैं डिटर्जेंट ट्रीटमेंट के बाद। और उसके बाद में फिर क्या करते हैं, हम लोग उसको पेज में रन करते हैं। पेज इज़ फॉर पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक्रिलामाइड और बिस एक्रिलामाइड की क्रॉस लिंकिंग से जेल बनाया जाता है, और उसके बेसिस पर हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सेपरेट आउट होता है। तो SDS पेज भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टेक्निक है। तो SDS पेज भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचा जेल फिल्ट्रेशन और क्रोमेटोफोकसिंग। अब जो जेल फिल्ट्रेशन है वो एक एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव होता है SDS पेज का। यानी जेल फिल्ट्रेशन से हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है प्रोटीन का ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम ऑफ इल्यूशन। यानी जो मॉलिक्यूल जितना लेट से बाहर आ रहा है, इट मीन्स कि उसका जो साइज़ है, मॉलिक्यूलर वेट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वो जेल में ही एम्बेड हो जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा स्लोली मूव आउट हो रहा है, इल्यूट हो रहा है। तो उसके बेसिस पर भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन किया जा सकता है। और यानी कि माल्दी तो हो नहीं सकता, जेल फिल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, उसके अलावा SDS पेज भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या आ जा रहा है एलिमिनेशन से, क्रोमेटोफोकसिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज क्रोमेटोफोकसिंग। लेकिन क्रोमेटोफोकसिंग के बारे में भी आपको थोड़ा जानना चाहिए कि क्यों इससे प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता है तो ये टेक्निक किस लिए यूज़ होता है। सो जो क्रोमेटोफोकसिंग है वो एक ऐसा टेक्निक है जो कि क्या किया जाता है, एनालिसिस और प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के लिए वो यूज़ होता है। सो बेसिकली इट एम्प्लॉयज़ एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जो कि किस पे बेस्ड होता है, pH ग्रेडियंट
क्रिएट किया जाता है, यानी कि pH ग्रेडियंट के बेसिस पर क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज प्रोटीन जो है वो सेपरेट आउट होगा, यानी कि बेसिकली इसे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता है, इससे मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या था, क्रोमैटोफोकसिंग। नेक्स्ट PYQ जो है वो है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय, यानी एक डिजीज़ का नाम दिया है जो कि है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। ये जो डिजीज़ है वो किससे होता है, फंगस से, बैक्टीरिया से, प्रायन से, वायरॉइड से। अगर आपने इसको प्रायंस को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हम लोग एग्जाम्पल में यही वाला डिजीज़ देते हैं कि द डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रायंस। अब प्रायंस क्या होते हैं, किन्हें बोला जाता है, और इनसे अदर कौन कौन सी डिजीज़ेज होती हैं, ज़रूरी थोड़ी कि यही डिजीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछेगा, वो देख लेते हैं। प्रायंस जो होते हैं दे आर रेफर्ड टू एज प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल दैट आर केपेबल ऑफ कॉजिंग ट्रांसमिसिबल डिजीज़, यानी कि जो प्रायंस से जो डिजीज़ेज होती हैं वो ट्रांसमिसिबल होती हैं और ये जनरली न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ेस करते हैं, जैसे कि एनसेफेलोपैथी है, ये भी एक ब्रेन डिसऑर्डर है। और भी कौन कौन से डिजीज़ेस कराता है ये जनरली मैमल्स में, लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से डिजीज़ेस कराता है, एक है स्क्रेपी करके डिजीज़ जो कि शिप में होता है, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़ जो कि डियर में होता है, मैड काउ डिजीज़ कैटल्स में देखा जाता है। तो ये जो 3-4 डिजीज़ के मैंने नाम बताए, स्क्रेपी, क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज़, मैड काउ डिजीज़, या फिर अगर आपको ऑप्शन में ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर दिख रहा है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ दिख रहा है, तो वो सारी जो डिजीज़ेज़ हैं वो प्रायंस से होते हैं। प्रायंस आर रेफर्ड टू एज द प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, पैथोजेनिक होते हैं जो बहुत ही फेटल डिजीज़ेस कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इम्यूनोलॉजी के पोर्शन से। इम्यूनोलॉजी के पोर्शन से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक डायग्राम्स, अगर आप क्यूबी के डायग्राम्स के थ्रू भी पढ़ेंगे तो भी आपको ये इम्यूनोलॉजी का पोर्शन हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है साइटोटॉक्सिक टी सेल दैट इज TC सेल जनरली रिकग्नाइज एंटीजन इन एसोसिएशन विद क्लास 2 MHC, क्लास 1 MHC, क्लास 3 MHC या फिर ह्यूमन ग्लूकोसाइड एंटीजन डिटर्मिनेंट्स। तो इनमें से किसके साथ में एसोसिएट होके साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है वो एंटीजेंस को रिकग्नाइज करता है। जो TC सेल है दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल, वो हमेशा क्लास 1 MHC प्रोटीन्स के साथ में एसोसिएट होके रिकग्नाइज करता है एंटीजन को। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लास 1 MHC। अब अगर TC सेल का पूछा है तो हेल्पर टी सेल का भी पूछ सकता है। तो जो हेल्पर टी सेल होता है वो MHC2 के साथ में एसोसिएट होके काम करता है और ये जो क्लास 1 MHC है वो TC सेल के साथ में एसोसिएट होके एंटीजन प्रेजेंटिंग और प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, आइदर TC सेल का पूछ सकता है या फिर TH सेल का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ RNA इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग इन प्लांट। ऑप्शंस क्या क्या हैं, DNA मिथाइलेशन, DNA एसिटाइलेशन, DNA डिग्रेडेशन एंड DNA रिस्ट्रिक्शन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि RNA इंड्यूस्ड जीन साइलेंसिंग के लिए प्लांट्स में इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, क्या एसिटाइलेशन किया जाता है, क्या मिथाइलेशन या डिग्रेडेशन या रिस्ट्रिक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है DNA मिथाइलेशन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि DNA मिथाइलेशन से कैसे होता है साइलेंसिंग। तो जो DNA मिथाइलेशन है वो एक एपिजेनेटिक मार्क है और ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, अगर आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि DNA मिथाइलेशन का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, जो कि TGS एब्रिविएट किया जाता है, यानी कि जो RNA इंटरफेरेंसिंग वाला जो पाथवे होता है फॉर द साइलेंसिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल जीन, उसके लिए DNA मिथाइलेशन वाला पाथवे यूज़ होता है। यानी DNA मिथाइलेशन से ही जो ट्रांसक्रिप्शनल जीन है उनका RNA इंटरफेरेंसिंग के थ्रू साइलेंसिंग किया जाता है। अब आपको इसमें एक चीज़ याद रखना है, दैट इज़ PTGN
GS या फिर TGS। क्या है ये PTGS और TGS? तो TGS जो है वो है ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, और ये जो PTGS है वो है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग। तो आपको याद रखना है, प्लांट्स में जब भी ये दोनों चीज़ें करना हो, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग, तो क्या चीज़ यूज़ किया जाता है? DNA मिथाइलेशन यूज़ किया जाता है, यानी 5-UTR जो होता है, 5- अनट्रांसलेटेड रीजन, उसे मिथाइलेट किया जाता है। 5-UTR इज मिथाइलेटेड फॉर द जीन साइलेंसिंग। तो ये क्वेश्चन में देखिए PTGS लिखा है, TGS लिखा है, वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पे आएगा DNA मिथाइलेशन, इट कॉजेज द मिथाइलेशन ऑफ द कोडिंग रीजन, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है वो डिग्रेडेड बनता है, क्योंकि जो कोडिंग रीजन है वो ही क्या हो गया है, मिथाइलेट हो गया, यानी साइलेंट हो गया। तो अगर कोडिंग रीजन ही नहीं है तो वो क्या ही कोड करके बनाएगा, तो ये चीज़ याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से है, दैट इज प्लांट टेक अप वाटर from the soil predominantly by the apoplastic and symplastic modes of transport. Which one of the following statement is true? अगेन आपको इन सब शब्दों में भी ध्यान रखना है कि ट्रू पूछा है, अनट्रू पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, फॉल्स पूछा है। एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एक्सट्रीम वर्ड्स को ही गलत पढ़ेंगे तो जो ऑप्शन पिक कर रहे हैं वो तो उसी शब्द के बेसिस पर पिक कर रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। जनरली क्या करता है, जो एम्फसाइज करने के लिए हमेशा उसे कैप्स में देता है ताकि वो आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि अगर वो नॉर्मल लेटर्स में लिखा हो तो कई बार वो मिस हो जाता है। तो इसमें हमें ये निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले ये इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पता होना चाहिए। अब अगर बेसिक डिफरेंस की बात करें एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे में, तो जो एपोप्लास्ट पाथवे है इट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि सेल वॉल, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग सिम्प्लास्ट की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि लिविंग पार्ट इन्वॉल्व रहता है प्लांट्स का। तो बेसिक डिफरेंस क्या है एपोप्लास्ट में, कि जो पाथवे है वो क्या इन्वॉल्व कर रहा है, वो नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि सेल वॉल, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और सिम्प्लास्ट में क्या होता है, वो प्रोटोप्लास्ट को यूज़ करता है, यानी कि लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट को यूज़ करता है। प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, वहीं से पाथवे इन्वॉल्व रहता है। और एपोप्लास्ट जो है वो क्या होता है, फास्टर होता है कंपैरेटिवली सिम्प्लास्ट के, और सिम्प्लास्ट जो है वो स्लाइटली स्लोअर होता है। और इसके अलावा जो एपोप्लास्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा कम रेजिस्टेंस होता है जब वाटर मूव होता है। तो ऑन दी अदर हैंड थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है किसमें, सिम्प्लास्ट में। तो ये बेसिक डिफरेंस था। अब ये दोनों ही जो पाथवे हैं एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये जो होते हैं वो ATP इंडिपेंडेंट होते हैं। ये दोनों ही पैसिव पाथवे होते हैं, इसीलिए ATP का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं होता है दोनों में ही। तो इसका आप ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिया है। अब ऑप्शन ये कह रहा है कि जो एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट है वो ATP डिपेंडेंट होता है और सिम्प्लास्ट जो है वो ATP इंडिपेंडेंट होता है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट इज़ ATP डिपेंडेंट, एपोप्लास्ट इज ATP इंडिपेंडेंट, यानी वाइज वर्सा, इसका अपोजिट बी वाले में है। सी में दिया है बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट आर ATP डिपेंडेंट, और लास्ट दिया है बोथ एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट आर ATP इंडिपेंडेंट। जो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो ये जो प्रोसेस है वो पैसिव होता है, इसलिए ATP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ATP इंडिपेंडेंट होता है, और इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला है। अब जनरली इसमें कुछ ट्रिक देखने को मिलता है हमें, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है, यानी एक में लिख रहा है कि एपोप्लास्ट की ATP की ज़रूरत पड़ती है और सिम्प्लास्ट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका ऑपोजिट है, सिम्प्लास्ट को ज़रूरत पड़ती है और एपोप्लास्ट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो CSIR में या DBT या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है तो मोर देन 90% चांसेस है कि उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होगा।
या तो ए वाला करेक्ट होगा या बी वाला, क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है। वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन बनाया जाता है, उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट होता है। जैसे कि ये जो दोनों स्टेटमेंट थे वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी थे। इसमें बोल रहा है कि ये दोनों ही एटीपी डिपेंडेंट है और नीचे वाले में बोल रहा है कि ये दोनों ही एटीपी इंडिपेंडेंट है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स में हमेशा एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट नहीं होते हैं जनरली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीबीटी में एज वेल एज इन सीएसआईआर। सीएसआईआर में तो डायरेक्टली मैचिंग क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और उसके एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन मस्टर्ड प्लांट डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज एंड एन अमीनो एसिड। ऑप्शन है ग्लूकोसिनोलेट्स, फाइटोएलेक्सिन, इकेडिसोन्स एंड साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्लूकोसिनोलेट्स। ग्लूकोसिनोलेट्स जो हैं वो सल्फर कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं। अब ग्लूकोसिनोलेट से क्वेश्चन ये भी आता है, ग्लूकोसिनोलेट क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिसका न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स होता है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स में आते हैं। और जनरली जो ग्लूकोसिनोलेट्स हैं वो क्या होते हैं, कहाँ पे इनका अक्यूरेंस होता है? क्रूसीफर्स में, क्रूसीफेरस प्लांट्स में होते हैं ये, क्रूसीफेरस प्लांट्स में, जैसे कि मस्टर्ड। मस्टर्ड कौन से फैमिली का मेंबर है? ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है। और उसके साथ ही साथ जैसे ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और जो क्रूसीफेरस यानी जो ऐसे लीफी टाइप का होता है, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इन सब में ये देखने को मिलता है। और ये जो प्लांट्स हैं उनमें ये ग्लूकोसिनोलेट मिलता है। तो जो ग्लूकोसिनोलेट है वो जो उसका पंजेंसी है, उसीलिए ही जैसे मस्टर्ड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो जनरली जो ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं उनमें एक पंजेंट स्मेल होता है